हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। चालू कर देते हैं। तो आज नया चैप्टर, पहला लेक्चर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्टली ब्रेन में सेट हो चुका होगा। अगर सेट हो चुका है तो बीएमएस ब्रेन में सेट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। ओके, सुपर सुपर सुपर। परफेक्ट है, साउंड परफेक्ट है। बीएमएस मतलब ब्रेन में सेट। तो बढ़ते हैं आगे। चलो बहुत बढ़िया, ब्रेन में सेट हो चुका है। तो आज का टारगेट क्या होगा? रेस्पायरेशन। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्पायरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल। अच्छा, इसकी रेस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस ह्यूमन। अच्छा ओके, इसको हम अगली क्लास में लेने वाले हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल, इसको अगली क्लास में, इसकी एक स्लाइड थी, एक टेबल बाई चांस डिलीट है, क्या है पता नहीं, जो भी है इसको नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। आज का टारगेट हमारा रहेगा, ये अगली क्लास में आने वाला है। तो आज का टारगेट रहेगा व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल ले लेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला, ठीक है, कल ले लेंगे। तो आज का जो टारगेट रहेगा आपका, नंबर 1 एंड नंबर 2 ये चालू कर देते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला छोटा सा पार्ट है जो हम, ठीक है, कल ले लेंगे, क्योंकि इसकी स्लाइड की एक टेबल थी, वो साइड डिलीटेड है, कोई दिक्कत नहीं, कल ले लेंगे इसको, है ना, डन। तो अब समझना, चैप्टर तो सिंपल है, चैप्टर सिंपल है पर बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो एक एक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, हर बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन का वेटेज तो मिनिमम है, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया। सर क्लास नहीं है, अरे क्लास है तो सही, ठीक है, क्लास चल तो रही है, लाइव चल रही है, ठीक है, लाइव चल रही है। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग आने मत देना, तो बैकलॉग मत आने देना, क्योंकि देखो अपने सब्जेक्ट में तो बैकलॉग की मैं पूरी दम लगा रहा हूं कि तुम्हारा बैकलॉग ना आए। हर चीज यहीं याद करा रहा हूं, हर चीज एक एक कंसेप्ट क्लियर कराता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, रिवीजन भी करा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा। तो बैकलॉग कंसेप्ट तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले समझना है व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन है क्या, समझो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आई, हाँ, तो सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है क्या, समझना मेरी बात। क्या रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म हर ऑर्गेनिज्म में होती है? क्या रेस्पिरेशन फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी फिजिकल और केमिकल? जैसे डाइजेशन में हमने बात की थी कि डाइजेशन क्या है भाई, इट इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ऐसे अगर मैं पूछता हूं रेस्पिरेशन क्या है, तो इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आप समझो रेस्पिरेशन के स्टेप्स, एक एक चीज समझाऊंगा तरीके से, वो सारे कंसेप्ट निकालेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और मान लो ये मनुष्य है,
मान लो ये इसके लंग्स हैं, समझने की कोशिश करना। और लंग्स के अराउंड ये क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। इधर ना दिखा के इधर दिखाते हैं इसको। एल्वुलाए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, बिल्कुल ब्रेन में एकदम सेट करने वाला। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर विटामिन, सुन लो मेरी बात, विटामिन अब यहां से हटा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शिफ्ट कर दिए गए हैं, समझ गए? और वहां उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा हैवी कर दिया है, वहां पर विटामिन में डायग्राम भी ऐड कर दिए गए हैं केमिस्ट्री वाले। तो पहले एनसीईआरटी में इधर हुआ करते थे कभी, तो हम पढ़ाया भी करते थे। अब यहां बायो में नहीं आएंगे विटामिन, जब भी आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। बायो में फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी विटामिन होंगे वो हम कराते जा रहे हैं, जैसे विटामिन B12, साइनोकोब्लामिन, मैंने एक केस बताया था ना उसके केस में, ठीक है, परनिसिस एनीमिया वाला। तो जहां जो भी चीजें आएंगी थ्योरी में वो मैं ऐड कर दूंगा। अलग से विटामिन डिटेल में जो पढ़ते थे आप पहले बायो में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो शिफ्ट हो गया है अब केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, विद केमिकल स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर भी उसमें इंक्लूड हो गए हैं। टिपिकल हो गया है कंपैरेटिव, वो केमिस्ट्री वाले टीचर्स आपको कराएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये है मनुष्य, जो एयर को ले रहा है और निकाल रहा है। अगर मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा आप जब ब्रीथिंग करते हो तो किसको लेते हो किसको निकालते हो, जरा बताओ, आप किसको ले रहे हो, किसको ले रहे हो ड्यूरिंग ब्रीथिंग, किसको लेते हो, जरा बताओ, फटाफट बताओ। ड्यूरिंग ब्रीथिंग आप किसको लेते हो अपने लंग्स के अंदर? अरे लिख दो भाई। ड्यूरिंग ब्रीथिंग आप किसको लेते हो अपने लंग्स के अंदर? कई बच्चे CO2 लिख रहे हैं, वाह। कई बच्चे ऑक्सीजन, मोस्टली ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब सुन लो, बता दूं, एक दो बच्चे हैं जो वास्तव में जिन्होंने एयर लिखा था। आप ऑक्सीजन को नहीं लेते हो, आप हमेशा एयर को लेते हो, आप एयर को ही लेते हो और एयर को ही निकालते हो, ध्यान रखना है आपको। कभी भी आप ऑक्सीजन नहीं लेते हो, आप लंग्स में पूरी एयर लेकर के जा रहे हो। क्या लेकर के जा रहे हो? एयर। तो लंग्स में जो जा रही है वो एयर जा रही है, और लंग्स से जो आ रही है वो भी एयर ही आ रही है। एयर का लेना और एयर का निकालना, एयर का लंग्स में लेना और लंग्स से एयर का निकालना, ठीक है। एयर, यहां तक एयर आ रही है, अब एयर में से यहां ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में जा रही है, ऑक्सीजन। CO2 डिफ्यूज होकर के आ रही है, CO2। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स एल्वोलाई लेवल पर होता है, डिफ्यूजन। पर आप लेते एयर हो और निकालते भी एयर ही हो, यह ध्यान रखना है आपको। एयर का लेना, एयर का निकालना, ना कि ऑक्सीजन का लेना, CO2 का निकालना। आप ये गलती मत करना फ्यूचर में, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे, सर ऑक्सीजन लेते हैं CO2 निकालते हैं। नो बेटा, एयर ले रहे हो, एयर निकाल रहे हो। उस एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के टिश्यू के पास जाती है, टिश्यू से डिफ्यूज होकर CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ओके, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना है। तो एयर के लेने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, एयर को इन करना। एयर को जो निकाल रहे हैं क्या बोल रहे हैं इसको? एक्सपायरेशन। एयर को लेना इंस्पायरेशन और एयर को निकालना एक्सपायरेशन। यानी आप कर क्या रहे हो? आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हो, आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हो, ठीक है। लंग्स में एयर लेके जा रहे हो और लंग्स में एयर को बाहर निकाल रहे हो। इसी को हम बोलते हैं वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेंटिलेशन। जो टर्म यूज करेंगे इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे वेंटिलेशन। अच्छा, इसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं, ब्रीथिंग। एक बात समझ में आई?
तो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन है क्या? एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में जाना और लंग्स की एयर का एटमॉस्फेयर में रिलीज होना। फिर से बोल रहा हूं, एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में जाना और लंग्स की एयर का वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होना, ये ब्रीथिंग होती है। नहीं कहते नहीं हम लोग, यार कमरे में सफोकेशन हो रहा है, खिड़की खोल, बाहर की हवा अंदर आने दे और अंदर की हवा बाहर जाने दे, मतलब वेंटिलेशन होने दे भाई। ठीक है, तो कहते हैं वेंटिलेशन होने दो भाई, एयर को आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, मतलब एयर को लंग्स में जाना और लंग्स की एयर का बाहर निकलना, ये क्या है? इसको बोलते हैं वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। तो एक बार समझ में आई वेंटिलेशन ब्रीथिंग क्या है, नंबर 1। ठीक है, तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, एयर को लेना, इंस्पायरेशन एयर को निकालना, एक्सपायरेशन एयर को ना कि ऑक्सीजन को। ठीक है, और एयर को लेने की प्रक्रिया और निकालने की प्रक्रिया को एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, जो रेस्पायरेशन का एक पार्ट है। समझ में आ गया होगा भाई। एयर आ गई लंग्स के अंदर, अब लंग्स में अब इतना पता होना चाहिए कि एयर के अंदर कोई एक गैस नहीं होती, यहां पर नाइट्रोजन भी होती है, यहां पर ऑक्सीजन भी होती है, यहां पर CO2 भी होती है। पता है ना भाई, मैक्सिमम तो नाइट्रोजन होती है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, 21% के आसपास आप बोल सकते हो ऑक्सीजन होती है, और 0.0, ठीक है, मतलब पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, CO2 होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, पर यहां पर तो नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नहीं हो रहा। देख रहे हो, ऑक्सीजन जा रही है, CO2 आ रही है, जा रही है, आ रही है, समझ रहे हो? किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड एंटर कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिख भी देता हूं मैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो एंटर कर रहा है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आता है। ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन एल्वुलाई ऑफ लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, ऑक्सीजन और CO2 ही का डिफ्यूजन हो रहा है, नाइट्रोजन का तो नहीं हो रहा। क्यों? ड्यू टू सॉल्युबिलिटी। भाई ध्यान रखना है, जो सॉल्युबल होगा उसका डिफ्यूजन होगा, जो सॉल्युबल नहीं है उसका डिफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आई बेटा? जो सॉल्युबल है उसका डिफ्यूजन होगा, जो सॉल्युबल नहीं है उसका डिफ्यूजन नहीं होगा। तो डिफ्यूजन के लिए सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो क्या रहा है? एटमॉस्फेरिक लेवल पर, लंग्स का मतलब है एटमॉस्फेरिक लेवल पर, लंग्स लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन किस किस के बीच में हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है, तो समझना मेरी बात, लंग्स लेवल पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में जो क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, विसरण हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और गैसेस में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑक्सीजन और CO2। ये दोनों ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नाइट्रोजन क्यों नहीं कर रही? ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं होती इसलिए डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ऑक्सीजन और CO2 सॉल्युबल होते हैं इसलिए डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आया बेटा? सर बीच बीच में क्लास, बेटा हो सकता है आपका नेट स्लो चल रहा हो, यहां तो मुझे लग रहा है लैगिंग नहीं हो रही, स्पीड फास्ट है क्योंकि मैं स्टूडियो से ले रहा हूं, तो यहां तो हर चीज परफेक्टली इनबिल्ड है। आप एक बार चेक करो या रिफ्रेश भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कभी स्पीड स्लो होती है तो रिफ्रेश मार दो, तो रिफ्रेश की वजह से भी वो चीज क्लियर आ जाएगी। ठीक है, ओके, बहुत बेहतरीन, सुपर। तो एक बात समझ में आई, तो सबसे पहले हमने बात समझी, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ध्यान रखना है, यहां डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी नहीं बोला है मैंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल?
इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों बोले? क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेवल पर, ये एटमॉस्फेरिक एयर ही है, यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में क्या हो रहा है? यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, आगे क्या होगा? आगे ये आफ्टर डिफ्यूजन कहां पहुंचेगा? नियर द टिश्यू। पहले टिश्यू का देख लो, टिश्यू में चल क्या रहा है। ये टिश्यू महाशय है, टिश्यू। टिश्यू में आप जानते हैं कंटिन्यू हो क्या रहा है? टिश्यू में C6H12O6 का ब्रेक डाउन। समझ गए? टिश्यू में क्या चल रहा है? C6H12O6 का ब्रेक डाउन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CO2 प्लस ATP। ठीक है, मेनली CO2 बन रही है। अच्छा, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि बन रही है। पर इसको ब्रेक करने के लिए यूटिलाइजेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा टिश्यू के अंदर? ऑलवेज कम। यानी कंटिन्यू ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर यूटिलाइज हो रही है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। टिश्यू के अंदर कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या क्या करने के लिए? फूड के ब्रेकडाउन के लिए। समझ रहे हो ना? फूड के ब्रेकडाउन के लिए। तो फूड को ब्रेक करना है, खाने को तोड़ना है, फूड को ब्रेक करना है, इसलिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि फूड जब ब्रेक होता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। यानी टिश्यू के अंदर हमेशा ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा? कम, क्योंकि वो यूटिलाइज हो रही है। CO2 का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि कंटिन्यूस का फॉर्मेशन हो रहा है। समझे या नहीं समझे? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी एटमॉस्फेरिक लेवल पर एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या? यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? नियर द टिश्यू। ये टिश्यू के आसपास के ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, टिश्यू के आसपास के ब्लड वेसल्स हैं। बीच में हार्ट भी होगा। मान लो बीच में हार्ट भी है। ठीक है, तो अब यहां से ये हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट इसको क्या करेगा? वापस सीधा यहां पहुंचा देगा। क्लियर है? बिल्कुल। हार्ट में जाएगा और हार्ट कहां पहुंचाएगा? नियर द टिश्यू। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पहुंचेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन कहां जाएगी? ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के टिश्यू में जाएगी। CO2 बन रही है तो ये वापस ब्लड में आएगी। कहां जाएगी? ब्लड के अंदर। ये कैसा ब्लड होगा? ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए ना मेरी बात? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है। कंटिन्यू ऑक्सीजन कहां जाएगी? टिश्यू के अंदर जाएगी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। CO2 बन रही है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगी। यानी ये एक्सचेंज होगा इंटरनल लेवल पर हो रहा है, बाहर नहीं, अंदर के लेवल पर हो रहा है। तो इसको इंटरनल रेस्पायरेशन बोलेंगे। इंटरनल रेस्पायरेशन का मतलब है एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। जबकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में टर्म आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू और ऑक्सी के बीच में इंटरनल, और लंग्स और डीऑक्सी के बीच में एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक लेवल पर हो रहा है, ये इंटरनल लेवल पर हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा? तो यहां इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे, एक हो क्या रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसको बोलते हैं इंटरनल
रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो डिफ्यूजन हो रहा है बेटा, इसी को बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन और इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दो बात समझ में आ गई। फाइनली क्या होगा, ये सारा ब्लड कहां पहुंचेगा, अगेन हार्ट के पास, हार्ट वापस कहां पहुंचा देगा इसको, लंग्स में। ठीक है, तो ये चल क्या रहा है, ये चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कितने स्टेप हैं जिनका मेन पर्पस है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को टिश्यू के पास पहुंचाना और टिश्यू से CO2 का वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कराना, तो 4 स्टेप हो गए। नंबर वन ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, नंबर 2 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नंबर 4 इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपको ध्यान रखना है जो मेन 4 स्टेप जो दिखाए मैंने आपको, ये फिजिकल प्रोसेस के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, फिजिकल प्रोसेस। क्योंकि फिजिकल प्रोसेस का एक ही पर्पस होता है, एटमॉस्फेयर की एयर में से ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंचाना, टिश्यू के अंदर जो CO2 बन रही है ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिजिकल प्रोसेस। 4 स्टेप आपके सामने हैं, ये 4 स्टेप आपके सामने हैं। फिजिको में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये फिजिको। अब केमिकल की बात करते हैं, केमिकल में नंबर 5th स्टेप आएगा। फिफ्थ स्टेप की अगर बात कर लेते हैं, देख लो 5th स्टेप, इसको बोलते हैं केमिकल रेस्पिरेशन। केमिकल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो केमिकल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। केमिकल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, ये 5th स्टेप में इन्वॉल्व होगा। तो टोटल 5 प्रोसेस हैं, जिसमें जो फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूं वो एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकती है या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर फिजिकल प्रोसेस किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है। लंग्स के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक एयर को सीधे ऑक्सीजन को उसमें से कहां पहुंचाते हैं, टिश्यू के पास, टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं तो कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकिया के थ्रू ये मैकेनिज्म होती है। अगर फिश की बात करता हूं तो गिल्स के थ्रू ये मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अगर मैं मोस्टली इनवर्टिब्रेट की बात करता हूं जिनके पास स्किन होती है, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस, उसके थ्रू होती है। कहीं कहीं मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल के थ्रू ये मैकेनिज्म होती है, समझ रहे हो। अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट के केस में स्टोमेटा के थ्रू ये मैकेनिज्म हो रही है। यानी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फिजिकल प्रोसेस वेरी कर सकती है। समझ में आ गया। मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहा हूं कंसेप्ट के अंदर लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। यानी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फिजिकल प्रोसेस वेरी कर सकती है, पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, समझ रहे हो। केमिकल प्रोसेस का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसका एक ही पर्पस होता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग प्लांट सब के अंदर सिमिलर होती है। सभी फूड को ब्रेक करते हैं, सभी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो ये हो गई केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, पर फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। आई या नहीं आई,
सर साइड प्लीज, लिख भी रहे हो साथ साथ में? लो भाई लिखो, लिख लो। समझ में आया नहीं आया ये बताओ, लिखना है लिख लो। हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल। ये समझो पूरा पैरा मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी आदत है, ठीक है। मैं कितनी भी थ्योरी तुम लिख के दे दो मुझे, सर ये थ्योरी के 10 पेज हैं, मैं 10 पेज को डायग्राम फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। ये एक नेचर ने गिफ्ट दिया है, समझ रहे हो? तो बस समझो इस चीज को, यहां तक कोई भी डाउट शार्ट है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। लिख लिया? बहुत बढ़िया, यही आग चाहिए, यही आग चाहिए, यही आग चाहिए। ये आग मिलती रहेगी, एक एक कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर देते रहेंगे। बस यही आग चाहिए, कंसेप्ट तो ऐसे मिलेंगे आप सोच ही नहीं सकते हो। एक जमाना था बच्चे सिर्फ 50,000 50,000 तक खर्च करने को तैयार थे, सर आपसे बायोलॉजी पढ़ने को मिल जाए पूरी, 50,000 हम देने को तैयार हैं, बिलीव करोगे नहीं करोगे, ठीक है। तो आज हम आपको 4,000 के अंदर सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ दे रहे हैं, और अल्टीमेट लेवल का। इसलिए आप पैसों से कंपैरिजन मत करना, क्वालिटी का, ठीक है। जो क्वालिटी मिल रही है अल्टीमेट, जो आपकी आग बता रहे हो, जो क्रिस्टल दिखा रहे हो, जो आप समझ रहे हो इस लेवल का बता रहे हो, लग रहा है कि एकदम कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो रहे हैं, मजा आ रहा है आपको, यही तो चाहिए। अब समझो, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। आप समझो, कितने सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, सर एटमॉस्फेयर में तो तीनों गैस होती हैं, डिफ्यूजन ऑक्सीजन और CO2 का ही क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं होती, किसी भी गैस का डिफ्यूजन तभी होगा जब वो सॉल्युबल होगी। सर ऑक्सीजन ही क्यों लंग्स से अंदर आ रही है और CO2 अंदर से बाहर जा रही है? उल्टा भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और हमेशा गैसेस का मूवमेंट हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा। ऑक्सीजन यहां ज्यादा है यहां कम है, ऐसे आएगी, CO2 यहां ज्यादा है यहां कम है, ऐसे जाएगी। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस टाइप की मैकेनिज्म है? ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो उसको भी लिख दिया मैंने, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहां पर ऑक्सी के बीच में हो रहा है डीऑक्सी के बीच में, ऑलवेज डीऑक्सी के बीच में, ठीक है, तभी ऑक्सी बनेगा, जबकि इंटरनल लेवल पर ऑक्सी के बीच में हो रहा है, ठीक है, तभी डीऑक्सी बनेगा, समझ रहे हो। एक्सचेंज होने के बाद सीधा कहां जाता है? हार्ट, हार्ट पंप करता है टिश्यू के पास, टिश्यू ऑक्सीजन लेता है, CO2 उसमें ट्रांसफर कर देता है, वापस हार्ट, हार्ट से वापस लंग्स, बाहर आई या नहीं आई? बिल्कुल, नाइट्रोजन हमारे अंदर डिफ्यूज नहीं होती, समझ गए ना। थोड़ी बहुत अगर डिफ्यूज हो भी जाए तो वो यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है, समझ रहे हो, वो डिफ्यूज होकर बाहर निकल भी जाती है, क्योंकि क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी नहीं है ब्लड के अंदर। आ गया, बस सुपर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज पूछूं तुमसे, देखो तुम्हें आती है नहीं आती, जरा बताओ, ये एक प्लांट है, देखो तुम्हारे कंसेप्ट कैसे हैं। देखो बॉटनी के कंसेप्ट कैसे हैं। ये एक प्लांट है, हाँ सर दिख रहा है प्लांट। देखें आप कितना जानते हो, आपके बेसिक कैसे हैं, बहुत, मैं 8th क्लास की बात पूछ रहा हूँ, 8th और 9th क्लास की बात, ठीक है, 8th और 9th के क्लास के बच्चे को ये वाली बात बताई जाती है, ठीक है। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, अगर मैं ह्यूमन के रेस्पिरेशन की बात करता हूं, ह्यूमन के अंदर
ह्यूमन में आप जानते हो हम भाई एयर में से किस एयर को लेते हैं? ऑक्सीजन को, मतलब लेते तो पूरी एयर ही है पर हम यूटिलाइज ऑक्सीजन को करते हैं, ठीक है। और हम किसको रिलीज करते हैं मेनली, जो हमारे काम की नहीं होती? CO2। यस या नो? जरा प्लांट के केस में बताओ, प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन किस एयर को इन करते हैं और किस एयर को एक्सिल करते हैं? मतलब जो एयर लेते हैं, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है। अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, प्लांट किस एयर को इनहेल करते हैं? एक ही बताओ, प्लांट किसको लेते हैं? प्लांट किसको लेते हैं? किसको लेते हैं जरा बताओ। बच्चे CO2 लिख रहे हैं। बाप रे, जी हालत है। बस बेटा मैं बेहोश हो जाऊंगा, चक्कर आ जाएंगे। CO2 को नहीं लेते प्लांट, CO2 को नहीं लेते। प्लांट भी ऑक्सीजन को लेते हैं हमारी तरह। बच्चों से पूछूंगा दिन और रात तो उसमें भी गड़बड़ कर देंगे। भाई रुक जाओ अभी, स्टॉप, एकदम स्टॉप, सब गलत बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो, खतरनाक कंडीशन है। CO2 लेते हैं, अरे यार प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं हमारी तरह ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। भाई रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म के अंदर प्लांट भी वही काम कर रहे हैं जो हम करते हैं। नो सर, हमने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है। जब भी रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेंगे और CO2 निकालेंगे। समझे? समझे नहीं समझे? यही अंतर है, यही अंतर है कंसेप्ट का। सुनो मेरी बात। अब प्लांट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन का? हम ऑक्सीजन की हेल्प से C6H12O6 को ब्रेक करते हैं। किसकी हेल्प से ब्रेक करते हैं? ऑक्सीजन की हेल्प से। तभी तो CO2 H2O और ATP का फॉर्मेशन होता है। प्लांट भी तो ये मैकेनिज्म करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, इसकी हेल्प से C6H12O6 का ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन करने पर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। समझ में आई है नहीं आई? कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ये पढ़ा है कि प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। पर ये आपने कहां पढ़ा है? रेस्पिरेशन में पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो उसका मैकेनिज्म अलग है। यही तो कचरा कर दिया। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो उसका मैकेनिज्म अलग होता है फोटोसिंथेसिस का। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करता हूं तो प्लांट क्या काम करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या होगी? ATP। इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। फिर इस ATP से क्या काम करते हैं? इस ATP का यूटिलाइजेशन करते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में CO2 को ये बाहर से लेते हैं, रूट से H2O को लेते हैं, इस ATP का यूटिलाइजेशन करते हैं, तब C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं। ये डार्क रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है ना, इस फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के केस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 को लेते हैं, ना कि रेस्पिरेशन के केस में। समझे? कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहे थे तुम लोग। ब्लेंडर गलती नहीं है, ब्लेंडर बहुत बड़ा मेरे बच्चे हो घर के।
कोई पूछता किससे पढ़ी बायो, एमडी सर से। ये भी नहीं आता, नाक कट जाती ना, पर नाक में नहीं कटानी है यार, ठीक है। बिल्कुल खतरनाक परफॉर्मेंस देनी है, एक एक कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहां क्या बन गया, ये फूड बन गया, ये खाना बन गया। अब इस खाने को तोड़ना है तो क्या करना होगा इनको, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाएंगे। और जब CO2 अंदर बनेगी तो CO2 को क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, CO2 बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन लेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। पर ग्लूकोज को बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस होती है, ब्रेक करते हैं वो रेस्पिरेशन होता है। तुमने किया क्या, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को मिक्स कर दिया और कर दिया कचरा, कर दिया ना कचरा, हाँ भाई कचरा कर दिया। कोई नहीं, अब सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज पिलर में मजबूत करूंगा, तुम्हारी नींव में मजबूत करूंगा, ठीक है, नींव में मजबूत कर दूंगा। यही तो जल्दीबाजी होती है, यही जल्दी तो सिली मिस्टेक तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रोक दिया। तो अब आगे से ये गलती मत कर देना, ध्यान रखना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मैकेनिज्म सिमिलर होती है, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन की, जो सेल के अंदर हो रहा है। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं बाय डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, समझ गए ना। तो अब ये वाली बात ध्यान रखना, ये कंसेप्ट था, वापस आ रहा हूं मैं। तो यहां मैंने ये बताया कि फिजिकल प्रोसेस में 4 स्टेप आते हैं, 1 2 3 4, जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकते हैं। पर जो 5th स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगा, इंक्लूडिंग प्लांट, इंक्लूडिंग प्रोटोजुआ, इंक्लूडिंग किंगडम एनिमेलिया, XYZ, सब के अंदर सिमिलर होगा, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर का मैकेनिज्म है, क्योंकि हर को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के लिए उनको सेलुलर रेस्पिरेशन करना होगा। हाँ, फिजिकल प्रोसेस वेरी कर सकती है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, प्लांट होंगे तो स्टोमेटा के थ्रू लेंगे, कॉकरोच होगा तो ट्रैकिया के थ्रू लेगा, हम होंगे तो लंग्स के थ्रू लेंगे, फिश होंगी तो गिल्स के थ्रू लेंगी, वहां वेरिएशन देखने को मिलेगा। पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। ये था कंसेप्ट, समझ रहे हो। पढ़ना और कंसेप्चुअल पढ़ना, दीज आर डिफरेंट, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आप अल्टीमेट लेवल का पढ़ रहे हो, ऑसम लेवल का पढ़ रहे हो, बस समझते चलो और कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस, जो कहां हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, समझे। बिल्कुल, बहुत औसम लेवल का पढ़ रहे हो। हाँ, अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, शायद मुझे लग रहा है कि अब जो हम ब्रह्मास्त्र चला रहे थे वो आपके बैच में तो चलेगा, पर और सारे बैचों में नहीं चलेगा। तो अब वो शायद मुझे लग रहा है कंपटीशन वाला पर सर चाहते हैं कि ये फैसिलिटी थोड़े बच्चों तक ना रखी जाए, ज़्यादा बच्चों को दी जाए, ठीक है। तो हो सकता है कंपटीशन वाले पर सर उसको लॉन्च करें, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ये फैसिलिटी ये कह सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी सर का मानना है कि सर लिमिटेड ना रहे, मैक्सिमम बच्चों को मिले, क्योंकि जो सीरीज़ है जो बहुत बेहतरीन सीरीज़ है जो आपने लॉन्च की है, तो इसको आप सर लिमिटेड मत रखिए, इसको बड़े लेवल पे दीजिए, ठीक है। कि सर हमेशा बड़े लेवल पे सोचते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो, तो हम वही बात करेंगे और बड़े लेवल पे लेके आएंगे इसको, ब्रह्मास्त्र सीरीज को, ठीक है। सेम वही चलेगा, उसी रूटीन में चलेगा, वही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगे, उसमें अल्टीमेट लेवल पे चलेगा, टेंशन मत करना, ठीक है। पर हो सकता है ऐप की जगह उठा करके हम उसको, ठीक है, कंपटीशन वाला पे लॉन्च कर देंगे, और कंपटीशन और आपके ऐप पर भी हो सकता है लॉन्च हो जाए, या कंपटीशन वाला पे चलाएंगे, जो भी हो, मतलब वो सर डिसाइड करेंगे किस तरीके से कहाँ चलना है, ठीक है, समझ गए। चलो, हमें तो बस आपको देना है मटेरियल, वो हम देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है। तो अब एनसीईआरटी की लाइन देखो, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या,
सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो कर दें, आ जाओ। तो यहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? एनसीईआरटी लिखती है कि यहां पर इनडायरेक्ट। indirect breakdown of glucose, indirect breakdown of glucose एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, भाई मेनली एनर्जी के लिए। अच्छा, जो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं, अच्छा इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब है, डायरेक्ट का मतलब है आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज को मशीन के अंदर सीधे जाके बर्न करा दिया, आपने बर्न करा दिया। डायरेक्ट आप ग्लूकोज को मशीन में डाल के बर्न करा रहे हो, डायरेक्ट ब्रेकडाउन। आप बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलाइसिस, लाइक क्रेब्स साइकिल, इन सब मेटाबॉलिक पाथवे का यूज कर रहे हो उसको ब्रेक करने के लिए, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। समझ गए ना? तो एनसीईआरटी जो लिख रही है ना इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो बच्चे कहते हैं सर इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, किसका? ईस्ट में क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत करो, मत करो। ब्यूटीफुल बोतल चलो खैर कोई नहीं, न्यू बोतल, बिल्कुल बेटा, नई नई बोतल मिल जाती हैं पानी पीने के लिए, ठीक है, कोई नहीं। तो समझ रहे हो ना? हाँ बेटा, तो ओके एक बच्चे सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। हम स्लो पढ़ाते हैं फिर भी सबसे आगे रहते हैं, अब क्या करें यार। अब फास्ट पढ़ाएंगे तो क्या होगा पता नहीं, स्लो पढ़ा रहे हैं तब हम सबसे आगे हैं, ठीक है। फास्ट पढ़ाएंगे तो क्या होगा पता ही नहीं, हमें स्लो रखा जाता है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, ठीक है। तो एक बच्चे कह रहे आप स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा, हम ब्रेक लगा लगा के चल रहे हैं क्योंकि समझ रहे हो ना, हम सिंगल शॉट वाले हैं, एक शॉट में ही पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक लगवाए जाते हैं, स्लो स्लो, ठीक है, तब भी सबसे आगे हैं। अगर फास्ट पढ़ाएंगे तो क्या होगा सोच लो आप, सोच नहीं सकते, ठीक है। आ जाओ वापस, स्लो और फास्ट तुम्हारा तो वही की काम है, कंसेप्ट को ब्रेन में सेट करो। तुम्हें क्या लगता है कंसेप्ट सेट करना इतना आसान होता है? और कंसेप्चुअल पढ़ाना इतना आसान होता है? पढ़ाना और कंसेप्चुअल पढ़ाना दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कोई यूं ही बस, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ऑक्सीडेशन बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। तो इस ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझो, इन presence of oxygen, in absence of oxygen। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, समझ रहे हो, जैसे कमरे में ऑक्सीजन है, मैं आग लगाऊंगा तो आग लगेगी।
अगर कमरे में से ऑक्सीजन निकाल दूं मैं तो मैं आग लगाऊंगा, क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी, धुआं ही धुआं निकलेगा। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में आग लगानी है तो ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो धुआं ही धुआं निकलेगा। और आग लगेगी तो एनर्जी का लेवल हाई होगा, और धुआं ही धुआं निकलेगा तो एनर्जी का लेवल डाउन होगा। समझ रहे हो ना? यानी यहां पर होगा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। और जब इनकम्प्लीट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब क्या होगा? C6H12O6, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अगर मिल जाते हैं तो इसका ब्रेक डाउन होगा और बनेंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP का फॉर्मेशन। यह कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, 38 एटीपी बनेंगे। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होगा? C6H12O6 का ब्रेक डाउन। जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, बीच में और लिख दिया मैंने। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है यहां पर। जब ऑक्सीजन नहीं है तो हो सकता है ग्लूकोज से क्या बने? 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बने, जैसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C3H6O3, लैक्टिक एसिड इन मसल्स। अगर मैं बोलूं कि आपकी मसल्स के अंदर, ठीक है, एल्कोहल बनता है, आपकी मसल्स के अंदर एल्कोहल बनता है? नो, एल्कोहल नहीं बनता। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मसल्स के अंदर, एल्कोहल नहीं बनता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है, यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है, पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मसल्स के अंदर नहीं होता। सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में होता है, पर हमारी बॉडी के अंदर एल्कोहल नहीं बनता, लैक्टिक एसिड बनता है। अगर वाकई में हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन एल्कोहल बनता तो क्या होता? जरा बताओ। मान लो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की जगह एल्कोहल बनता ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एल्कोहल तो बनता है बॉडी के बाहर, हम इससे भी बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता? तो सारे ठेके बंद हो जाते। समझ रहे हो ना? ठेके समझते हो? मधुशाला, सारी मधुशालाएं, ठेके बंद हो जाते, ताले पड़ जाते। लोग लाखों रुपए खर्च नहीं करते, लोग क्या करते? बिंदास खाते पीते और मेहनत करते और बॉडी के अंदर अल्कोहल जनरेट करते और बिंदास। समझ रहे हो ना? यानी उनको फिर मधुशाला या ठेकों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आई? इसलिए बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है जो पेनफुल होता है, अल्कोहल नहीं बनता। पर यही मैकेनिज्म अगर बॉडी के बाहर होगी, ईस्ट के थ्रू होगी, तो यहां पर 2 लैक्टिक एसिड की जगह 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे बॉडी के बाहर क्या बनेंगे? 2C2H5OH प्लस, जब भी अल्कोहल बनेगा तो CO2 भी बनेगी। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। यहां भी कितने मॉलिक्यूल बनने? 2। ठीक है, पर एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी ओनली 2 ही एटीपी बनते हैं, 2 ही एटीपी बनते हैं दोनों के केस में। केस ये वाला हो या केस ये वाला हो, ठीक है, बॉडी के अंदर का केस हो या बॉडी के बाहर का केस हो, ईस्ट वाला, एटीपी 2 ही बनेंगे दोनों के केस में। रिएक्शन या तो ये वाली हो, एल्कोहल CO2 या एटीपी बने, या लैक्टिक एसिड और एटीपी बने। एटीपी 2 ही बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे? धुआं ही धुआं निकल रहा है, एनर्जी कम बनेगी। समझे? समझ में आई होगी? यस या नो? आई या नहीं आई?
मधुशाला, बिल्कुल बेटा, मधुशाला ठेके को बोलते हैं, शराब के जो ठेके होते हैं उसको मधुशाला बोलते हैं, बीएमएस। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है, आप बोलोगे सर यहां H2O बनता है, सर यहां पर H2O का फॉर्मेशन नहीं होता। ध्यान रखना है, एरोबिक के केस के अंदर H2O बनता है, पर एनारोबिक के केस में H2O का फॉर्मेशन नहीं होता। समझ में आ गया? हाँ, CO2 की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड के केस में CO2 नहीं बनती, एल्कोहल के केस में CO2 बनती है। लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर बनता है ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज, समझ रहे हो। एल्कोहल बॉडी के बाहर बनता है ईस्ट के थ्रू। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है आप लकड़ी को जला रहे हो, लकड़ी जल रही है पर धुआं निकल रहा है, ढंग से नहीं जल रही। लकड़ी को जला रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगेगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, बीएमएस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से ब्रेन में सेट हो गया। समझे? तो बेटा टीचर्स डे आने वाला है, करोगे सेलिब्रेट? इसके बाद चिल्ड्रंस डे भी आएगा, करेंगे सेलिब्रेट मिलके, ठीक है। मधुशाला, बिल्कुल बेटा, मधुशाला। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बहुत सारे कंसेप्ट बताएं, बहुत सारे कंसेप्ट। अगर वाकई में आपने ब्रेन दौड़ाओगे तो एकदम हर चीज एकदम कंसेप्चुअल तुम्हारे ब्रेन में सेट होगी, ठीक है। तो ये भी समझ में आया कि ऑक्सीजन जब है कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एनारोबिक। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा CO2 H2O ये सब बनेगा, पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो H2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनेगा तो CO2 बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा तो CO2 नहीं बनेगी, H2O तो बनता ही नहीं है। ATP सिर्फ 2 ही बनेंगे, जबकि यहां पर 38 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया केमिकल प्रोसेस, एक फ्लो डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट किया है मैंने बेहतरीन तरीके से आपके ब्रेन में सेट करने के लिए। मजा आया या नहीं आया? ये सिर्फ मैंने समझाया व्हाट इज रेस्पायरेशन, व्हाट इज रेस्पायरेशन, पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स एंड, ठीक है, प्रोटोजोआ, क्या डिफरेंस है इनके अंदर वो भी क्लियर कर दिया है मैंने। तो यहां तक कुछ छोड़ा तो नहीं है। अब बताओ, कंसेप्ट एकदम बेहतर तरीके से ब्रेन में सेट होना चाहिए। यहां तक की बात में कोई डाउट शाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज छूट रही है आपकी, एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल। एक टेबल है जो अगले लेक्चर के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। डिलीट हो गया या जो भी है, वो स्लाइड नजर नहीं आ रही, एक बार चेक कर लूं, शायद कहीं और पड़ी हो। नहीं है, कोई नहीं। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक डायग्राम ड्रॉ करोगे, मेरे साथ साथ करोगे और एकदम छापेंगे ब्रेन के अंदर, डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। देखो, गर्दन से ऊपर वाला पार्ट तो मैं बता चुका हूं आपको, नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, ये वाला पार्ट तो बता चुका हूं। ट्रैकिया से चालू करते हैं, ये समझना है आपको। एनसीईआरटी ने भी ट्रैकिया से ही चालू किया है, तो एनसीईआरटी को ही हम फॉलो करने वाले हैं।
मान लो ये एपिग्लॉटिस है, थोड़ा दिखा देते हैं उठा करके। ट्रेकिया का साउंड बॉक्स है। ट्रेकिया, देखो ये हमने लंग्स का स्ट्रक्चर बना लिया मान लो। अब समझना ये होगा आपको, नो साउंड आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ, ठीक है, वापस आओ वापस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने बॉडी लंग्स वाले पार्ट की, तो ध्यान रखना एक तो राइट लंग्स, इधर तो दिखा रखा हमने राइट लंग्स, इधर दिखा रखा लेफ्ट लंग्स। साइज किसका बड़ा नजर आ रहा है, राइट का या लेफ्ट का? साफ साफ दिख रहा है राइट लंग्स थोड़ा बड़ा है कंपेरेटिव लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है, ध्यान रखना है, लेफ्ट छोटा है,
राइट बड़ा है, समझ रहे हो? पहली बात समझना होगा। लेफ्ट वाले लंग्स में एक नॉच दिख रही है, इसको हम कार्डिक नॉच बोलते हैं, कार्डिक नॉच। अच्छा, इसको नॉच को ऐसे नहीं दिखाना था, थोड़ा सा डिफरेंस और करते हैं इसके अंदर, नॉच को और बढ़िया तरीके से बना देते हैं। देखो नॉच और बढ़िया बनाओ, नॉच को ऐसे, ऐसे। हार्ट तभी हार्ट अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि नॉच छोटी थी। अब नॉच सही बनी है, ये नॉच ये आई। अब हार्ट सही से बन पाएगा इसके अंदर। ये अब आया सही। डायफ्राम तो दिखाई दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक आ गया, फिर भी काफी हद तक सही आ गया, ठीक है मान लो। खुशी नहीं मिली, फिर भी सही है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये स्टार्टिंग क्या दिख रही है आपको, एपीग्लॉटिस। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। यहां जो नजर आ रहा है क्या बोलेंगे, साउंड बॉक्स, या और क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। कितने कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ कार्टिलेज 9 कार्टिलेज। बस इतना याद रख लेना, ज्यादा मत चक्कर में पड़ना, पूरा साउंड बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9 कार्टिलेज मोर देन सफिशियंट। यहां जो दिख रही है क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड कर रही है दो पार्ट के अंदर, उसको ब्रोनकस या ब्रोनकाई टर्म यूज कर सकते हो। कौन सा रीजन है, T5। क्या होगा समझाऊंगा अभी। यहां ये क्या नजर आ रही है, ब्रोनकाई, ठीक है। ध्यान रखना, लेफ्ट साइड वाली लंग्स की ब्रोनकाई थोड़ी उठी हुई है, राइट की ब्रोनकाई थोड़ी झुकी हुई है, ऐसे ऐसे। राइट वाली नीचे है, लेफ्ट वाली उठी हुई है, ध्यान रखना है। क्यों लेफ्ट वाली उठी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड की ब्रोनकस या ब्रोनकाई उठा हुआ होता है, राइट का झुका हुआ होता है, ठीक है। तो एयर सब मैक्सिमम किसके अंदर जाएगी, राइट लंग्स के अंदर जाएगी। इसलिए राइट लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कंपेरेटिव लेफ्ट लंग्स। ध्यान रखना, नी इसमें एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, ठीक है, भाई क्या वो कंसेप्ट लगाएगा कि किस लंग्स में इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, लेफ्ट या राइट। राइट लंग्स में ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज राइट लंग्स के अंदर। चलो भाई ठीक है, समझाता हूं। ट्रैकिया, ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया के अंदर दिख रहे होंगे आपको शी शेप छल्ले, येलो कलर के। कवर टर्म तो नहीं लगाएंगे।
देखो एक एक करके समझना है आपको हर चीज को, ठीक है। अरे थोड़ा बहुत तो गले को रेस्ट दे दिया करो, तभी तो एनर्जी आएगी, चीख चीख के तो खत्म हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है एक ही यही बैच पढ़ाते हैं? सुबह शाम तक ढेर सारे बैच चलते हैं बेटा, और भी बैच होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम बना लिया, अब समझ लो। तो एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर करने वाला जो फ्लैप होता है उसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको। जो एयर पाइप की ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको। यहाँ पर ये साउंड बॉक्स होता है, इसको लैरिंग्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिसमें लगभग 9 कार्टिलेज होते हैं, मोर देन सफिशिएंट। फिर यहाँ से चालू होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब एयर पाइप, ट्रैकिया मतलब एयर पाइप। ये एयर पाइप कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए। ये देखा होगा ना, एक पॉलीथीन लो, पॉलीथीन में हवा भरो निकालो, भरो निकालो, तो पॉलीथीन चिपक जाएगी। तो ट्रैकिया भी तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग कोलैप्स कर सकती है, पर ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करती, क्योंकि ट्रैकिया को कवर करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे हाइलीन कार्टिलेज होते हैं। पूरी ट्रैकिया में 12 से लेकर के 16, तो लिख दिया ट्रैकिया कंटेन 12 to 16 सी शेप इनकम्प्लीट डॉर्सली हाइलीन कार्टिलेज। सी शेप होते हैं, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों होते हैं डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट? सुनो इस वाली बात को। जैसे मान लो ये ईसोफेगस है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, तो ईसोफेगस और ट्रैकिया आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। अगर मुझे ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करना हो हाइलीन कार्टिलेज से, सी शेप हाइलीन कार्टिलेज से, तो मैं क्या करूंगा, 100% रिंग तो बन ही नहीं सकती ना, क्योंकि पीछे क्या है ईसोफेगस, तो सी शेप रिंग ही बनेगी। और ट्रैकिया का आगे वाला पार्ट वेंट्रल होता है, पीछे वाला डोर्सल होता है। तो ये सी शेप रिंग जो होगी किस साइड से इनकम्प्लीट होगी? डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होगी, पर वेंट्रल साइड से कंप्लीट होगी। इसलिए बोलते हैं सी शेप हाइलीन कार्टिलेज वेंट्रल साइड से इनकम्प्लीट, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट डोर्सली। क्यों? क्योंकि पीछे ईसोफेगस चिपकी हुई है ट्रैकिया से, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ट्रैकिया ध्यान रखना है, इसमें क्या होते हैं, सी शेप हाइलीन कार्टिलेज होते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है इस पॉइंट से, इसको T5 रीजन बोल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र किया है T5 रीजन का। तो T5 रीजन से एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये 2 पार्ट में क्या कर रही है, बाइफरकेट कर रही है, डिवाइड कर रही है। जहां से डिवाइड करती है वहां से 2 ट्यूब बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोनकस या ब्रोनकाई बोल सकते हो, ठीक है, ब्रोनकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई। जिसमें जो राइट ब्रोनकाई होती है वो झुकी हुई होती है, लेफ्ट ब्रोनकाई थोड़ी उठी हुई होती है। हाँ इधर राइट है, राइट झुकी हुई है, लेफ्ट उठी हुई है, ठीक है। क्यों? कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, आप जानते हो। तो इधर हार्ट है, हार्ट की प्रेजेंस की वजह से ये उठी हुई है, ये झुकी हुई है। इसलिए एयर के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी राइट लंग्स में ऑलवेज ज्यादा होती है कंपेरेटिव लेफ्ट लंग्स। इसलिए ड्यूरिंग इवोल्यूशन राइट लंग्स में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, उसमें साइज उसका ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एयर ज्यादा जा रही थी, और इसलिए लोब्स भी उसमें ज्यादा मिलते हैं। राइट लंग्स में टोटल 3 लोब्स मिलते हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर ओनली 2 ही लोब्स मिलते हैं। इसलिए लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब को बनाने के लिए एक ही सेप्टम या फिशर, फिशर का मतलब है समझो एक सेप्टम, या जो लंग्स को 2 भागों में विभाजित करता है। तो लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही सेप्टम होता है, इसको फिशर बोलते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछा, यहाँ तिरछा वाला फिशर मिलेगा, यहाँ तिरछा फिशर भी मिलेगा, और ट्रांसफर फिशर भी मिलेगा। ट्रांसफर सिर्फ राइट लंग्स में होता है, जबकि ऑब्लिक फिशर दोनों लंग्स के अंदर होते हैं। लेफ्ट लंग्स में हार्ट की वजह से यहाँ पे एक नॉच बन जाती है, जिसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, हार्ट की प्रेजेंस की वजह से। कार्डियक नॉच ओनली लेफ्ट लंग्स में मिलती है, ऑब्लिक फिशर दोनों में मिलते हैं, ट्रांसफर फिशर ओनली राइट में मिलती है, लोब्स दोनों के अंदर होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि राइट लंग्स का स्पेसिफिक फीचर क्या है जो ओनली राइट में मिलता है, ट्रांसफर फिशर। लेफ्ट लंग का स्पेसिफिक फीचर क्या है, कार्डियक नॉच। दोनों के कॉमन फीचर्स क्या हैं, ऑब्लिक फिशर और लोब्स दोनों में मिलते हैं, समझे, ऑब्लिक फिशर और लोब्स दोनों में मिलते हैं। ट्रैकिया कहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, आप बोलोगे ट्रैकिया, अब समझो ट्रैकिया कहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, समझो। ये पीछे आपकी वर्टिकल कॉलम है, देखो 7 तो होते हैं सर्वाइकल, 7 तो सर्वाइकल होते हैं, फिर थोड़ा सा चालू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 12 क्या होते हैं थोरैसिक, 12 क्या होते हैं थोरैसिक, 7 क्या होते हैं सर्वाइकल, ठीक है। ठीक है,
तो 7 क्या होते हैं सर्वाइकल, 12 होते हैं थोरेसिक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, आगे जाके मतलब टोटल हो जाएंगे। मैं पूरे लिख देता हूं चलो। T12, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अगर इसके इस हिसाब से देखोगे तो आगे जाकर के जो T5 रीजन है, इसके सामने से हमारी ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कहां से डिवाइड कर रही है? T5 से। किस में डिवाइड कर रही है? ब्रोनकाई के अंदर। इसलिए क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल कॉलम, ये क्या है? सारे सारे वर्टिकल कॉलम। जो फिफ्थ नंबर का थोरेसिक वर्टिकल कॉलम होता है, उसके सामने से ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए इसको T5 रीजन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। T5 लिख दिया है। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोनकाई एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। तो पांचवें नंबर के वर्टिब्रे से दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को मीडियस स्टेनम बोलते हैं। कार्डिनल समझा दिया, ऑब्लिक फिशर में समझा दिया है। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। एनसीईआरटी ने कैसे देखा रखा है, देखो। एनसीईआरटी ने क्या किया, थोड़े से कैविटी को बीच में से कट कर दिया। ये उसने एपिग्लोटिस दिखा रखा है, समझ में आ ही रहा होगा एपिग्लोटिस। लैरिंग्स दिखा रखा है, ट्रैकिया दिखा रखी है उसने। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, इसको T5 रीजन बोलते हैं, बता ही चुका हूं मैं आपको। ये ब्रोनकस या ब्रोनकाई उन्होंने दिखा दिए। आगे देखो, ये जब कट करोगे तो ये क्या होंगे? कट एंड ऑफ रिफ्स, रिफ्स के एंड दिखा दिए भाई। कट करोगे तो रिप के एंड भी तो दिखेंगे, तो कट एंड ऑफ रिफ्स यहां दिखा दिए इन्होंने, कट एंड ऑफ रिफ्स। ये राइट लंग्स दिखा दिया, तो लेफ्ट लंग्स दिखा दिया। अब लंग्स को कवर करने के लिए देखो डबल लेयर दिख रही है ना, डबल लेयर, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और लंग्स के अंदर क्या है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। अगर मैं एल्वेओलाई की बात करता हूं, इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की जो यूनिट होती है वो एल्वेलाई होती है। टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई इन बोथ लंग्स, कितने एल्वेलाई होते हैं? 300 मिलियंस। कंफ्यूज मत होना। नेट पे अगर आप सर्च करोगे तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं कभी नेट की चीजें यूज नहीं करता, मैं सारी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। टोटोरा पढ़ लेना, टोटोरा में लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है कि बोथ लंग्स कंटेन 300 मिलियन एल्वलाई, ठीक है। नंबर ऑफ एल्वलाई इन बोथ लंग्स 300 मिलियन। जिनको निकालोगे और एक चादर बनाओगे तो उनका सरफेस एरिया जो होता है ना, वो 7200 या 8200 भी ले सकते हो, स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। एक टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया पूछेगा, एरिया। सेवेंटी 200 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया होता है हमारे लंग्स का, ठीक है। और लंग्स को कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसको मैं बताने वाला हूं अलग से डिटेल में, अलग से समझाऊंगा इस चीज को, यहां नहीं। जैसे मान लो ट्रैकिया,
देखो लंग्स हमारे होते हैं ना वो दो मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। इसमें जो आउटर लेयर होती है, समझो जो आउटर बाहर वाली लेयर है आउटर, एक अंदर वाली होती है इनर। आउटर वाले को बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल। अंदर वाली को बोलते हैं विसरल, प्लूरॉन। और कॉमनली इनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और दोनों ही मेम्ब्रेन एक लिक्विड रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, दोनों के बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। याद कैसे रखोगे? देखो विसरा मतलब ऑर्गन, विसरा मतलब ऑर्गन। जो लेयर विसरा के पास है, विसरा से चिपकी हुई है, ठीक है, जो लेयर विसरा से चिपकी हुई है उसको हम विसरल बोलते हैं। जो लेयर विसरा से चिपकी हुई है उसको विसरल लेयर बोलेंगे, और जो विसरा के पैराइटल साइड में है उसको पैराइटल बोलेंगे। समझ रहे हो ना? पैराइटल, पैराइटल बाहर वाली, आउटर, और अंदर चिपकी हुई है विसरल, और दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। इसको प्लूरल फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। पैराइटल और विसरल, और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड। समझ रहे हो ना? तो इस पे एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है ऑलवेज, तो ध्यान रखना होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल? पैराइटल बाहर की साइड, विसरा अंदर चिपकी हुई है विसरा से, विसरल। दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड। जैसे मानो कांच की स्लाइड लो, स्लाइड पे एक ड्रॉप डाल दो, ब्लड की डाल दो, कोई ब्लड चेक कराने का, वाटर डाल दो, ग्लिसरीन डाल दो, दूसरी स्लाइड रखोगे ना, दोनों स्लाइड चिपक जाएंगे, चाह करके भी इनको अलग नहीं कर पाओगे। तो ये प्लूरल फ्लूइड भी दोनों मेम्ब्रेन को आपस में सटा के रखता है, चिपका के रखता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? चिपका के रखता है। और एक तरीके से ये फ्लूइड क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, एक तरीके से कह सकते हो फ्रिक्शन से बचाता है। भाई दो ऑर्गन टकराएंगे तो हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो ऑर्गन के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी इसका एक काम, और एनसीईआरटी की लाइन, ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन को सेपरेट होने से बचाता है। एंड रिड्यूस, कम करता है, फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन। हमारे लंग्स दूसरे ऑर्गन से अगर टकराएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन, घर्षण पैदा होगा, उसको भी कम करने का काम करता है। दोनों मेम्ब्रेन को चिपका के रखेगा, और अगर लंग्स डैमेज ना हो जाए फ्रिक्शन की वजह से तो फ्लूइड उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया लंग से रिलेटेड सारा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ट्रैकिया, ब्रोनकाई। फिर ऐसा नहीं है कि ब्रोनकाई तक कहानी रुक गई, समझो मेरी बात, ऐसा नहीं है कहानी रुक गई। अब ये ब्रोनकाई अंदर जाती है, एक लंग्स और दिखा देता हूं मैं। ये ब्रोनकाई अंदर जाती है, अंदर जाकर के ये डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोनकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई, फिर ये भी डिवाइड होंगे, टर्शरी ब्रोनकाई। समझ रहे हो? फिर ब्रोनकाई फर्दर डिवाइड कर जाएंगे, ब्रोनक्यूल, इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। आप समझ रहे हो? और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से जुड़े होते हैं एल्वुलर डक्ट। क्या जुड़े होते हैं? एल्वुलर डक्ट। और इन एल्वुलर डक्ट में जुड़े होते हैं बड़े बड़े एल्वुलर सैक, जिनमें लगे होते हैं छोटे छोटे एल्वियोलाई। तो इस तरीके से एक पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है अंदर, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री। तो क्या क्या चीजें हैं जो रेस्पिरेटरी ट्री में इंक्लूड होती हैं, तो ये पॉइंट और आज क्लियर करेंगे, तब लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्री किस तरीके से बना होता है। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोनकाई। तो ब्रोनकाई भी तीन होते हैं, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई, फिर ब्रोनक्यूल,
ब्रोंकियोल, वो भी तीन होते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर उनसे लगे होते हैं एल्वुलर सैक। समझ रहे हो, जिनमें होते छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोलाई। आई बेटा, आई। तो अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी ट्री। ये पूरा ट्री है, समझो। इस ट्री को दो जोन में डिवाइड किया है हमने, एक कंडक्टिंग जोन, एक रेस्पिरेटरी जोन। समझो, कंडक्टिंग जोन वो जोन होती है जहां एयर का कंडक्शन होता है, समझा रहा हूं अभी। और जहां एयर का डिफ्यूजन होता है उसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। तो दो जोन होगी। अब कंडक्टिंग जोन में क्या आता है, ट्रैकिया आती है, ब्रोंकाई तीन आते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो मैं बता भी देता हूं कौन कौन से ब्रोंकाई आएंगे यहां पर। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स भी तीन आते हैं। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल, टर्मिनल, समझना। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तब चालू होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो सबसे पहले कैसे आएंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल हो गए, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंक्यूल भी तीन हो गए। ठीक है, इनिशियल, नंबर 2 टर्मिनल, और नंबर 3 रेस्पिरेटरी। समझने की कोशिश करना बेटा, ये पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, डिवीजन। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंक्यूल तीन, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो ब्रोंक्यूल है जहां से डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल चालू होते हैं वहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाएगा। मींस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से गैसेस क्या स्टार्ट कर देंगे, डिफ्यूज होना, निकलना स्टार्ट कर देंगे। यहां से डिफ्यूजन चालू, इससे पहले डिफ्यूजन नहीं होता, यहां से डिफ्यूजन चालू। इसीलिए इस जोन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। और रेस्पिरेटरी जोन का मेन फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेटरी जोन का मेन पर्पस है गैसेस का धीरे धीरे विसरण, डिफ्यूजन। आखिर ऐसा क्या है रेस्पिरेटरी जोन में जहां डिफ्यूजन हो जाता है, कंडक्टिंग जोन के अंदर डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, ये समझाऊंगा मैं आपको। यहां से यहां तक टोटल क्या है, कंडक्टिंग जोन। समझ रहे हो, तो कंडक्टिंग जोन ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वियोलर सैक यानी एल्वुलाई तक पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन इसलिए क्योंकि यहां से डिफ्यूजन हो रहा है, कंडक्टिंग जोन इसलिए क्योंकि यहां से डिफ्यूजन नहीं हो रहा, ओनली कंडक्शन ऑफ एयर हो रहा है। ठीक है, डिवीजन कितने किए, ट्रैकिया को हमने तीन ब्रोंकाई में डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, तीन ब्रोंक्यूल में डिवाइड किया, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। फिर ब्रोंक्यूल के बाद एल्वुलर डक्ट होते हैं जिनमें एल्वुलर सैक लगे होते हैं जो मिलकर बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई। ये पूरा ट्रैक हो गया जिसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वुलाई तक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोलते हैं और रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोलते हैं, कारण क्या है इसका, समझाते हैं। क्योंकि यहां से डिफ्यूजन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहां किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे, थिक एपिथेलियल या थिन एपिथेलियल। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू,
एपिथेलियम इन कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एपिथेलियम की अगर मैं बात करता हूं, कंडक्टिंग जोन के अंदर जगह नहीं है, यहां पर कोई नहीं है। ये लिख देते हैं। कंडक्टिंग जोन में जो एपिथेलियम होती है वो होती है सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एंड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। आप जानते हो जहां पर भी कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होंगे, कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होंगे, थिक होते हैं कॉल्यूमिनार, तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, पर सिलिएटेड भी है। ठीक है, कॉल्यूमिनार सिलिएटेड ध्यान रखना है आपको। जबकि अगर मैं रेस्पिरेटरी जोन में बात करता हूं तो यहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। भाई रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी जोन में बहुत सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हैं, पतले फ्लैटिन टाइल जैसे, आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा। जबकि यहां पर कॉल्यूमनार होते हैं, कॉल्यूमनार, आप समझ रहे हो, और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड और कॉल्यूमनार दोनों ही सिलिएटेड होते हैं, मींस पूरी जोन के अंदर सीलिया देखने को मिलते हैं, सीलिया, सिलिएट एपिथेलियम देखने को मिलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम पूरी जोन में, पूरी कंडक्टिंग जोन में आपको सिलिएटेड एपिथेलियम ही देखने को मिलेंगे। और सीलिया क्या काम करते हैं? यूनी डायरेक्शनल फ्लो, किसको? म्यूकस को, म्यूकस को यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एंड सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जबकि रेस्पिरेटरी जोन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। समझ में आ गया? तो रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से डिफ्यूजन पॉसिबल है। डिफ्यूजन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ एयर को कंडक्ट कराती है, ट्रांसफर कराती है। कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के कहां तक? रेस्पिरेटरी जोन तक। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉल्यूमिनार, सिंपल कॉल्यूमिनार एंड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कॉलम शेप होते हैं, कंपैरेटिव मोटे होते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस, बहुत बढ़िया। तो ये, इसको हमने कंडक्टिंग बोला, इसको रेस्पिरेटरी बोला। क्यों बोला? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक बात समझ में आ गई? तो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या होगा? कंडक्टिंग जोन जो सिलिएटेड है, तो एक काम तो क्या कर रही है, ये कंडक्शन ऑफ एयर कर रही है। कंडक्शन ऑफ एयर कहां से? कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन। भाई बाहरी नथनों से लेकर के रेस्पिरेटरी जोन तक वहां पर एयर का संवहन करेगी, कंडक्शन करेगी। क्यों कंडक्शन करेगी? क्योंकि एयर को ट्रांसपोर्ट करना है ना, क्योंकि वहां पर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू में डिफ्यूजन ही नहीं होगा, तो कंडक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या काम करती है? क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि यहां पर सीलिया लगे हुए हैं, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे, सीलिया और म्यूकस क्या करेंगे? उसको ट्रैप कर लेंगे, क्योंकि म्यूकस भी है, कॉल्यूमिनार और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड के अंदर म्यूकस होता है। ठीक है, तो एक तरीके से कंडक्टिंग एयर को क्लीन करने का भी काम करते हैं, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। चलो ये भी ठीक समझ में आ गया। ध्यान से देखो, जैसे अभी इस कमरे के अंदर ड्राइनेस है, फिर भी एयर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, इसके अंदर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं एयर के अंदर, यानी अंदर से जो मैं एयर निकाल रहा हूं ना, उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स हैं। ये ड्रॉपलेट्स कहां से आए? कहां से आए? यानी मेरी जो कंडक्टिंग जोन है उसमें म्यूकस की एक लेयर है, जब भी एयर इसके ऊपर से गुजरती है ना, तो ये म्यूकस को मॉइस्चराइज कर देती है, ह्यूमिडिफाई कर देती है। ठीक है, जितना ज्यादा एयर मॉइस्चराइज होगा, ह्यूमिडिफाइड होगा, उतना ही रेस्पिरेटरी ट्रैक के कोलैप्स, चिपकने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। यानी कंडक्टिंग जोन का एक काम और है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। इसके अलावा भाई बाहर मान लो टेम्परेचर नेगेटिव है,
इतनी ठंडी एयर अगर हमारे ब्लड में चली गई तो ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनाइड्रेज, वो काम करना ही बंद कर देगा क्योंकि एंजाइम टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। या बहुत गर्म एयर हमारे ब्लड में चली गई तो भी मामला बिगड़ जाएगा। तो नेचर ने क्या किया, कंडक्टिंग जोन को बनाया। जब कंडक्टिंग जोन से धीरे धीरे एयर पहुंचती है ना ब्लड तक, तब तक उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। यानी कंडक्टिंग जोन, एटमॉस्फेरिक कंडक्टिंग जोन जो होती है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। ये कंडक्टिंग एयर के टेम्परेचर को हमारी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने का भी काम करती है। गर्म भी कर सकती है, ठंडा भी कर सकती है। जबकि रेस्पिरेटरी जोन का एक ही काम है, ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, कंडक्टिंग जोन का और रेस्पिरेटरी जोन का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज कहां तक मिलते हैं? क्या ट्रैकिया में मिलते हैं? नो, ये आगे तक मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं तो ट्रैकिया में भी मिलते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, इसके अलावा प्राइमरी ब्रोंकाई में भी मिलते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी मिलते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई में भी मिलते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल में भी मिलते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में सी शेप हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में सी शेप हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, ध्यान रखना है। तो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो कहां से कहां तक होते हैं, नोटेबल पॉइंट लिख देता हूं यहीं पर ही। शी शेप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट ओनली ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर शी शेप हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, फिर नीचे कहीं भी नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। एक कार्टिलेज पे क्वेश्चन आता है, कंडक्टिंग जोन में किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, रेस्पिरेटरी जोन में किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर जोन में पूछे कि कौन कौन से पार्ट कंडक्टिंग जोन में इंक्लूड होते हैं, तो जहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल चालू हो जाएगा, वहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाएगा। यानी उससे पहले वाला कंडक्टिंग जोन है, यानी ट्रैकिया। कितने ब्रोंकाई? 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। कितने ब्रोंक्यूल? 3, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाएगा। फिर एल्वुलर डक्ट में लगे होते हैं एल्वुलर सैक, जो मिलकर बने होते हैं एल्वियोलाई। ये पूरा ट्रैक समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस ट्रैक की क्या है, इस ट्रैक में हाइलिन कार्टिलेज सिर्फ कहां तक होते हैं, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर कंडक्शन ऑफ एयर होता है, क्योंकि सिंपल सिलिटेड कोल्यूमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं, स्क्वैमस नहीं मिलते। जबकि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। कंडक्टिंग जोन के एनसीईआरटी ने 5 फंक्शन दे रखे हैं, 4 फंक्शन दे रखे हैं। कंडक्शन ऑफ एयर, clear conducting air from foreign particle, humidification, maintain temperature of conducting air according to body temperature, according to body temperature। क्योंकि पूरी कंडक्टिंग जोन किससे मिलके बनी हुई है, सिलिएटेड कोल्यूमिनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू में भी बताया था ये वाली बात मैंने, ठीक है। जबकि रेस्पिरेटरी जोन का एक ही काम है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहां तक क्लियर है? तो आज हमने लंग्स की कवरिंग के बारे में बता दिया, एनसीईआरटी का डायग्राम भी बता दिया आपको, ठीक है। और इस लंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स मैंने क्लियर कराई दिया है, कुछ भी नहीं छूटा आपका। केमिकल प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्लांट रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में अंतर क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी यहां तक एकदम कंसेप्चुअल मुझे लग रहा है क्लियर होगा, ठीक है। अगर मैं कंडक्टिंग एयर को डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको भाई, ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स किसमें टूटे आगे जाकर के, आगे आगे एल्वुलर डक्ट।
जिनमें लगे होते हैं एल्वुलर सैक, इस तरीके से एल्वुलर सैक, ये ड्रॉ नहीं करना है समझाने के लिए। और हर एक एल्वुलर सैक का फॉर्मेशन किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वुलर सैक का फॉर्मेशन स्मॉल स्ट्रक्चर्स एल्वुलाई होते हैं। इनमें देखो आर्टरी वेन दिख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और इनके ऊपर स्मूथ मसल्स लगे हुए हैं, स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स क्या काम करते हैं? यही इस ट्रैक को कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स करना है काम करते हैं। किसी को एस्थेमेटिक अटैक पड़ता है तो पूरा ट्रैक नैरो हो जाता है, तो यही स्मूथ मसल्स ट्रैक को नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से एस्थमा होता है। समझ रहे हो? तो बेसिक इससे इतना क्लियर होगा कि किसकी पोजीशन क्या है। ये एल्वुलर सैक हैं जिनका फॉर्मेशन छोटे छोटे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर से हो रहा है, इनको एल्वुलाई बोलते हैं। ये पूरी ठीक है रेस्पिरेटरी जोन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ओके, बस आज एनसीईआरटी में कितना करा दिया हमने, ठीक है। एनसीईआरटी में डेफिनेशन करा दी है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड इनटू, ठीक है, आप बोलोगे एनर्जी। ब्रेकडाउन किस लिए? एनर्जी के लिए। इनडायरेक्ट टर्म क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं करते। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर जाना, इसको ब्रीथिंग, जो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। मैंने उसको बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिको केमिकल। फिजिकल में 4 पार्ट आ गए, केमिकल में 1 पार्ट आ गया। बहुत स्टैंडर्ड तरीके से मैंने क्लियर कर दिया इसको, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में आप ये थोड़ा रीड करके आएंगे, ये तो मैंने कराया नहीं, कल कराऊंगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कल होगा। ये ह्यूमन वाला सिस्टम मैंने करा दिया है कि फेरिंग्स क्या होता है, मैंने क्लियर करा दिया। साउंड बॉक्स वाला पार्ट मैंने क्लियर करा दिया है आपको, जितना एनसीईआरटी ने रखा है। ब्रोंकाई मैंने क्लियर करा दिए हैं, ब्रोंक्यूल्स मैंने क्लियर करा दिए हैं, और फाइनली एल्वुलाई। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई कराऊंगा, बस वहां खत्म हो जाएगा, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये यहां तक मैंने फिनिश कर दिया है, यहां तक, ठीक है, कि एक्सटर्नल नॉस्टिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इससे क्या मिलके बनता है? इससे कंडक्टिंग जोन मिलके बनती है, कंडक्टिंग पार्ट। वेयर एज द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझा दिया मैंने। कंडक्टिंग पार्ट का मेन फंक्शन क्या है? नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वुलाई, क्लियर it from foreign particle, humidification of air, and also bring the air to the body temperature। चारों फंक्शन मैंने क्लियर करा दिए हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक फिनिश करा दिया है मैंने। ये हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये पूरा पार्ट मैंने करा दिया है आपको स्टार्टिंग में ही, जो मैंने स्लाइड बनवाई थी उसमें ये पूरा पार्ट क्लियर करा दिया है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक बार आपको खुद भी रीड करना है, मजा आ जाएगा। समझे? ओके, बस मैं भी थक चुका हूं, आज इतना ही करेंगे। तो रेस्पिरेशन बहुत कंसेप्चुअल है, मैं फिर से बोलता रहा हूं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा फिर से सुपर कंसेप्ट के साथ। जितना करा दिया है उतना रिवाइज करके आओगे, ठीक है, और बेहतरीन कंसेप्ट इसमें हम ऐड करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।